कहानी नागपुर फैमिली किलर की। मई 2014 सुबह करीब 10 बजे महाराष्ट्र के नागपुर जिले के गांव में धनराज नाम के किसान को अपने खेत में झुलसा हुआ कंकाल और बिखरी हुई हड्डियों जैसा कुछ दिखा। डर और शक में उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। कॉल रिसीव किया एडिशनल पुलिस इंस्पेक्टर अरुण मधुकर गुरमुले ने। फोन रखते ही इंस्पेक्टर कुछ याद करते हुए बड़बड़ाए। लगभग 5 दिन पहले गीता कावले भी अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आई थी। उस लड़की की शादी भी शायद यहीं हुई थी और अब उसी गांव से एक जली हुई खोपड़ी मिली है। चलना पड़ेगा। पुलिस मौके पर पहुंची। घबराए हुए किसान ने राख में मिली खोपड़ी, हड्डियों और कुछ जले हुए सामान की तरफ इशारा किया। राख को जब थोड़ा हटाया गया तो वहाँ से एक पायल, कान की बाली, चांदी का कड़ा और मंगलसूत्र भी। अब गुरमुले ने अपनी डायरी से 2 फोटो निकाली और धनराज से पूछा कि क्या वो इनमें से किसी को पहचानता है। धनराज ने केवल एक शख्स को पहचाना जिसका नाम विवेक था और फिर पुलिस को उसके घर ले गया। वहाँ सिर्फ उसकी माँ संध्या मिली। जब पुलिस ने जेवर दिखाकर उससे पूछा तो वो डर गई और बोली, साहब मैं ये चीजें नहीं पहचानती, लेकिन हाँ सविता मेरी बहू है। कई दिनों से गायब है। पहले बच्चे को लेकर मायके जाती थी, इस बार बिना बच्चों के चली गई। विवेक तो उसे ढूंढने निकला है। विवेक जैसे ही घर आए उसे फौरन थाने भेजो, नहीं तो तुम्हें हथकड़ी लगानी पड़ेगी। कहते हुए गुरमुले अपनी टीम के साथ वापस अरोली थाने आ गए। फिर गीता को थाने बुलाया गया। गीता जेवर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। साहब ये मेरी बेटी के गहने हैं, मैंने ही उसे शादी में दिए थे। फिर उसने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। कुछ महीने पहले सविता बच्चों को लेकर मायके आ गई। बोली अगर मैं नहीं आती तो आप मेरे अंतिम संस्कार में आती। फिर कुछ दिन बाद विवेक आया, बोला अब ठीक से रहेगा और सविता को ले गया। इतना कहते कहते गीता बेहोश हो गई। थोड़ी ही देर में सविता के चाचा शालीकरम कावले भी थाने पहुँचे। रोते हुए इंस्पेक्टर से बोले, साहब मेरी भतीजी 2 हफ्ते से लापता है और अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। अब तो सबूत भी मिल गया है, हमें न्याय दिला दो साहिब, हमें न्याय दिला दो। इंस्पेक्टर ने विवेक पालटकर के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, 201 यानी सबूत को मिटाने, 203 यानी जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने और 498A यानी विवाहित महिला के साथ क्रूरता करने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। डीएनए जांच के लिए खोपड़ी नागपुर भेजी गई। बच्चों के डीएनए सैंपल लिए गए तो पुष्टि हुई कि ये खोपड़ी सविता की ही थी। आखिरकार 11 जून को एक रिश्तेदार के घर से विवेक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसने अपना जुर्म कबूल किया। उस रात मेरी सविता से बहस हो गई थी। मुझे लगता था कात्यायनी भी मेरी बेटी नहीं है। पहले मैंने कात्यायनी को खाट से उठाकर नीचे पटक दिया, फिर खाट का पाया तोड़कर सविता के सिर पर मार दिया। वो उसी वक्त मर गई तो मैं उसे घसीटते हुए खेतों में ले गया और धान के ढेर में जला दिया। फिर विवेक की माँ संध्या, बहनोई कमलाकर ने भी भयंकर राज खोले। जब ये 16 साल का था तब इसने मेरे पैर पर कुल्हाड़ी मार दी थी। उस दिन भी ये सविता की कमर पर लात मार रहा था, उसे घसीटते हुए पीट रहा था। मैं डर के मारे कुछ नहीं कर पाई। साहिब इसने मुझे बुलाकर जबरदस्ती सविता के मायके फोन करवाया। ये मुझे भी धमका रहा था। अभी इसके दोनों बच्चे मेरे घर पर ही रह रहे हैं। 19 नवंबर 2014 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। 1 साल से ज्यादा ट्रायल चला। 30 नवंबर 2015 को नागपुर सेशन कोर्ट ने फॉरेंसिक और डीएनए सबूतों के आधार पर विवेक को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कमलाकर के छोटे भाई ने बताया, हमारे भाई ने और हमारे भाभी ने पूरे छोटे छोटे बच्चे, इसके लिए कुछ करो, इसकी वजह से बाहर लाओ। हमारे भाई ने पूरी फोर्स लगा के, ताकत लगा के अच्छे वकील पकड़ के एंटीसेप्टिक बेल करा था उस पर। जेल से रिहा होकर करीब 1 साल बाद 10 जून 2018 देर रात को विवेक नागपुर की सड़कों पर 10 किलो की लोहे की रॉड लेकर मोटरसाइकिल से घूम रहा था। घूमते घूमते वो अपनी बहन अर्चना और बहनोई कमलाकर के घर पहुंच गया। अब उसने लोहे की रॉड को गेट के पास रखी और दरवाजा खटखटाया। तेज बारिश हो रही थी। अर्चना के घर उसका देवर केशव, पत्नी और बच्चों के साथ मिलने आया था।
थोड़ी देर बाद वो लौट गया, लेकिन उसकी माँ मीराबाई वहीं रुक गई। इसी दिन विवेक पहुंचा, फीका हुआ, गुस्से में आग बबूला, गेट खटखटाते हुए बड़बड़ा रहा था। अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसी ने नहीं सुना तो उसने पड़ोसी संजय शेंद्रे से कहकर गेट खुलवा लिया। मुस्कुराता हुआ घर में घुसा और अपनी बहन से बोला, कैसी हो दीदी? यहीं से गुजर रहा था, बारिश तेज थी तो सोचा यहीं रुक जाऊं। जीजाजी और बच्चे कैसे हैं? खाना खाते हुए अर्चना ने सोने का बंदोबस्त बताया। माँ किचन के पास सो जाएगी, हम लोग यहीं हॉल में बिस्तर बिछा लेंगे। विवेक तुम सोफे पर, बच्चे पलंग पर, और मैं और तुम्हारे जीजाजी फर्श पर सो जाते हैं। अब रात करीब 1 बजे विवेक चुपचाप उठा, बाहर गया, गेट से सब्बल निकाला और हॉल में आ गया। फिर जीजा कमलाकर के सिर पर 3-4 बार जोर से वार किया। अर्चना पर खून के छींटे पड़े तो नींद खुल गई। वो देखते ही चिल्लाने लगी, कौन है? कौन है? किसे मारा? ये खून कहाँ से आया? विवेक ने उसके सिर पर भी वार कर दिया। इतनी आवाज में उनकी 14 साल की वेदांती भी उठ गई। वो डरती हुई बोली, मामा ने मम्मी पापा को मार दिया। वो और जोर से बोलती, उसके पहले ही विवेक ने उसके सिर पर 5-6 बार मारा और पलंग पर सो रहे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। शोर सुनकर मीराबाई दौड़ती आई। गुस्से में कांपता विवेक उस पर भी झपटा और 3-4 वार में उन्हें भी मार डाला। सारा हॉल खून में भर गया। विवेक ने उंगलियों पर गिनती की, फिर बाउंड्री पार सब्बल फेंका और गेट फांदकर भाग गया। अब सुबह के 6 बज चुके थे। कमला करके घर से बच्चियों के रोने की आवाज आ रही थी। घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। कमला करके भाई केशव को भी फोन किया। फिर पड़ोसी भूषण और केशव गेट बांधकर अंदर घुसे। मंजर खौफनाक था। 55 साल की कमलाकर, 45 साल की अर्चना, 14 साल की वेदांती, 75 साल की मीराबाई और 4 साल का कृष्णा, सभी के सिर बुरी तरह कुचले हुए। सिर्फ कमलाकर की 11 साल की बेटी मिताली और विवेक की 6 साल की बेटी कात्यायनी ही जिंदा बची थी। केशव ने उस दिन का मंजर बताया। एक को उठाया तो मेरे को मालूम, मेरे दिल में क्या पत्थर रखी, इसको बड़ी कैसे से उठाया। इतना ब्लड से भरा हुआ, खून बह रहा है वहाँ पे, खून की नदियाँ निकल रही थी। पलंग ब्लड से भरा हुआ था, गादी पर भी थी ब्लड से, चिंगारी उड़ी थी ब्लड पे, दीवार पे थी, ऐसा बह रहा है खून। वो उठा रहा उसको मैं। ये सारी चीजें बहुत खतरनाक थी और उस टाइम में बोल नहीं सकता। नंदनवन थाने में जब मास किलिंग की इन्फॉर्मेशन पहुंची तो इंस्पेक्टर मुकुल सलूके टीम के साथ 15 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच गए। केशव ने बोला, विवेक ने 2014 में अपनी पत्नी सविता का मर्डर किया था। उम्र कैद हुई थी। भैया भाभी ने बचाया उसको, हाई कोर्ट से बरी करवाया। उसको नौकरी दिलाया, उसके बच्चे खुद पाला, जिसका परिवार वो बचा रहा, उसी को खत्म करो। ऐसे भाई के ऊपर कोई प्राइवेट विश्वास कभी नहीं करेगा। अब केस दर्ज हुआ। धारा 302 हत्या और 201 सबूत मिटाना। पुलिस ने 8 टीमें बनाई और विवेक की तलाश शुरू हुई। 3 दिन बाद सुराग मिला। पता चला विवेक नागपुर के साई बाबा नगर प्लॉट नंबर 26 में किराए से रह रहा था। कमरे की तलाशी में खून से सना बैग, कपड़े और एक नोट मिला जिसमें मराठी में कुछ लिखा था, जिसका मतलब था, सविता मरी, कमलाकर मरा, आज बच्चे मरे, विवेक अब अकेला है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, जिन लोगों ने विवेक को अपनाया, सहारा दिया, बच्चों को पाला, उन्हीं को इतनी बेरहमी से उसने क्यों मारा? 15 जून 2018, 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन विवेक अब भी फरार था। इंस्पेक्टर मुकुल सलूके पर दबाव बढ़ रहा था। उन्होंने अपनी 8 टीमों की मीटिंग बुलाई और विवेक का मोबाइल सर्विलांस और पुराने केस की फाइलें फिर से देखने का ऑर्डर दिया। फिर पुलिस उस दुकान तक भी पहुंची जहां से विवेक ने सब्बल खरीदी थी। दुकानदार ने विवेक पालेटकर के नाम की मार्च महीने की बिल की कॉपी दी। अब मोबाइल ट्रैकिंग शुरू हुई। एडिशनल इंस्पेक्टर चोंगले को जिम्मेदारी मिली। 19 जून को लोकेशन आई लुधियाना का शांति नगर। 20 जून को टीमें वहां पहुंची तो वहां विवेक नहीं बल्कि टाटा सिंह नाम का एक शख्स मिला। उसने बताया कि विवेक ने उसको 700 रुपए में फोन बेचा था और उसकी मदद से पुलिस विवेक तक पहुंची। विवेक को देखते ही इंस्पेक्टर चोंगले ने 2-3 थप्पड़ जड़े और बोले, 10 दिन से नाक में दम कर रखा है। 22 जून 2018 को विवेक को महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया गया। इंस्पेक्टर सलूके ने जैसे ही विवेक से सख्ती से पूछताछ शुरू की, वो डरते हुए बोला, पत्नी का मर्डर किया, फिर 5 का और जो पूछोगे बता दूंगा, मारना मत। सलूके ने फिर पूछा, लुधियाना कैसे पहुँचे? डरावनी हंसी में विवेक बोला, 10 जून की रात सबका कत्ल किया, फिर गेट कूदकर भाग गया। खून से सने कपड़े बदले, एक पोस्टर पर सभी का नाम लिखकर काटा, फिर ट्रेन पकड़कर उसी वक्त लुधियाना के लिए निकल गया। महाराष्ट्र में रहता तो पकड़ा जाता।
वो तो मोबाइल की लोकेशन ट्रैक हो गई, नहीं तो तुम भी नहीं पकड़ पाते। ये सुनकर सलूंके का गुस्सा फूट पड़ा, 3-4 डंडे पीठ पर मारे और बोले, तुझे तो हम जमीन से भी निकाल कर ले आते, इतने लोगों को क्यों मारा? विवेक हंसते हुए बोला, पत्नी की हत्या के मामले में मुझे उम्र कैद की सजा हुई थी, फिर कमलाकर ने मुझे बरी करवा दिया। फिर कहने लगा कि रिहाई के लिए जो पैसे खर्च किए हैं वो मैं वापस कर दूं, नहीं तो बदले में 3 एकड़ जमीन दे दूं। मेरे बच्चे भी उसके पास रह रहे थे, तो बोला कि मेंटेनेंस के 5,000 रुपए दूं। जब मैंने कहा कि मुझे मेरे बच्चे वापस कर दो, तो अर्चना ने बोला घर में कोई औरत नहीं है और मैं नहीं संभाल पाऊंगा। जब दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो मुझे वापस कर देगी। मारना तो सिर्फ कमलाकर को था, लेकिन वो अकेला नहीं मिला तो सबको मार दिया। फिर विवेक सिर झुकाकर बोला, मुझे कृष्णा को नहीं मारना था, अपने बच्चे को कौन मारता है, लेकिन अंधेरे में समझ ही नहीं आया। इन लोगों को 5 लोगों का एट ए टाइम में ब्रूटली मर्डर कर रहा है। मुझे भी वो खाना खाते टाइम थोड़ा कभी कभी नहीं खा पाता था, मुझे याद आ जाते थे। उसी टाइम में सोचा था कि ये बंदे को फांसी मिलना चाहिए, नहीं तो फिर अपना जो एक्सपीरियंस है एज ए पुलिस ऑफिसर वो कुछ काम का नहीं है। ये चैलेंज था मेरे लिए। कबूलनामे के बाद विवेक जेल भेजा गया। 18 सितंबर 2018 को इंस्पेक्टर सलूंके ने चार्जशीट फाइल की। कमलाकर परिवार की तरफ से वकील मोहम्मद अतीक और सरकारी वकील अभय जिखर ने कोर्ट में कहा, विवेक ने पहले अपनी पत्नी सविता और फिर घर के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की। सबसे की विटनेस और स्टार विटनेस जो थे वो इसकी बेटी और मृत उसकी बहन की बेटी। कोर्ट रिकॉर्ड कर रहा था, हम लोग कोर्ट में थे, प्रोसीडिंग कैमरा थी उस दिन, सारे कोर्ट के दरवाजे बंद करके 2 बच्चियों का बयान लिया गया। तो कोर्ट का वातावरण वाकई में काफी गंभीर था। लेकिन बचाव पक्ष के सरकारी वकील आरपी धले ने सवाल उठाया, इतने छोटे बच्चों ने अंधेरे में कैसे पहचान लिया कि कातिल विवेक ही है, और उनका बयान घटना के 3 दिन बाद लिया गया था। इस पर वकील अभय जिखर ने जवाब दिया, बच्चे झूठ नहीं बोलते, अगर छिपे नहीं होते तो मारे जाते। हमने 29 गवाह पेश किए हैं। पड़ोसियों ने देखा कि विवेक रात को अर्चना के घर गया और सुबह 3 बजे वहां से निकला। इसके अलावा मौके से विवेक की मोटरसाइकिल मिली। दुकानदार ने घर से मिली चाबी और सब बल की पहचान की है। इसके घर से जो जब्ती हुई थी उस पे जींस पैंट पे भी ब्लड के ये थे छींटे। जो न्यूज़पेपर आता उस पे इसने इंक से लिखा था कि कमलाकर गया, और कुछ पूजा पाठ का भी सामान इसके घर से बरामद हुआ था। ऐसा लगता था कि इसको ये अघोरी भी काम करता था। 4 साल 6 महीने 28 दिन चली सुनवाई के बाद 15 अप्रैल 2023 को एडिशनल सेशन जज RS पवस्कर ने कहा, विवेक सब्बल लेकर जानबूझकर बहन के घर गया और फिर पूरे परिवार का कत्ल किया। पहले खाना खाया, बच्चों के साथ खेला और फिर पूरे परिवार का कत्ल किया। जेल रिकॉर्ड में सामने आया, जेल में भी विवेक ने 3 कैदियों की हत्या की कोशिश की थी। यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। यह अपराधी हत्या की प्रवृत्ति वाला है, इसे मृत्युदंड दिया जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने भी 27 मार्च 2024 को सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। ये व्यक्ति जिंदा रहा तो फिर हत्या ही करेगा। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। विवेक पहले नागपुर जेल में बंद था और अब पुणे की यरवदा जेल में फांसी की सजा काट रहा है।